नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं लाइव मीडिया न्यूज़। आज की ब्रेकिंग न्यूज़ चल रहा है। मनीष कश्यप आत्मसमर्पण कर दिए हैं आकर के, क्योंकि उनके घर पर कुर्की जब्ती हो रही थी। कई कांडों में वो फरार चल रहे थे, जैसा कि 7 केस उन पर कहा गया था और 2-3 मामला पटना से संबंधित था जो वीडियो वायरल हुआ था। इस विषय पे हमारे साथ वकील साहब हैं। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है और कब तक उनको इस केस से मुक्ति मिलेगी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका भी। जानना चाहेंगे सर कि इस केस में क्या प्रक्रिया है देखिए और कैसे इस केस में जब मिलेगी? देखिए किसी भी केस में इस केस में क्या हर किसी केस का यही होता है। एफआईआर होती है। एफआईआर 154 सीआरपीसी के तहत होती है। उसके बाद सेकंड स्टेज में अनुसंधान होता है। अनुसंधान के दौरान पुलिस को पूछताछ की ज़रूरत पड़ती है तो व्यक्ति को गिरफ्तार भी की जाती है और गिरफ्तार यदि हो जाता है तो व्यक्ति इसके बाद आवेदन देते हैं बेल के लिए। और यदि वो व्यक्ति गिरफ्तार नहीं हो रहा है तो वारंट के बाद जो है 82, 83 जिसको कुर्की जब्ती इत्यादि का बात करते हैं। तो पुलिस का जस्टिफिकेशन है और इसमें जो है सो एसपी साहब का जो बयान आया है तो उनका कहना है कि किसी पुराने मामले में भी 82 की बातें कही गई जिसके तहत वो कार्रवाई हो रही थी। तो उसमें अब वो स्वतः जो है सो थाना पर जाकर वो सरेंडर किए। तो ये बात पॉजिटिव रहा उनके लिए कि वो सरेंडर किए हैं तो बेल के टाइम में थोड़ा राहत होता है उससे। और अभी फ़िलहाल मुसीबत का जो है सो सामना इनको करना पड़ेगा क्योंकि बैक टू बैक बहुत सारे केस इन पर हो गए हैं। हर केसों का ये है तो अभी फ़िलहाल वो थोड़ा मुसीबत में। मनीष कश्यप सर भ्रष्टाचार खत्म करने चले थे, लेकिन इनके ऊपर भी 2-4-5 केस चल रहा था। उस पर क्या कहना चाहेंगे? जब आप खुद ही केस में उलझे हुए हैं और लोगों को कैसे भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाएंगे? देखिए अभी इस पॉइंट पर ये तो पब्लिक ओपिनियन का चीज़ है और जो उनके तरफ से तो मान लीजिए जो उनके जो कोई प्रवक्ता वगैरह होंगे तो वो अच्छे से बात रख पाएंगे। कानूनी पक्ष ये है कि यदि आपके ऊपर अनेकों मुकदमा है तो या बेल लिए हैं तो उसमें आपको जो डेट होता है ट्रायल के दौरान सहयोग करने का आश्वासन देकर ही ऑनरेबल कोर्ट से बेल ली जाती है। तो उसका जो शर्त जिस शर्त पर बेल दी जाती है उसका पालन होना चाहिए। नहीं तो बेल जो मिसयूज होता है जिसको बोलचाल की भाषा में बेल टूटी बोलते हैं तो वो ज़्यादा वो डेंजरस है एज़ कम्पेयर टू टेकिंग द बेल फ्रॉम द मेरिट। तो इसका वो थोड़ा प्रक्रिया क्या है सर? पहले नोटिस होता है या फिर डायरेक्ट जो है वो वारंट आ जाता है या कुर्की जब्ती का? थोड़ा बता देंगे सर। देखिए ऐसा है कि जब किसी व्यक्ति पर एफआईआर होता है, बहुत अच्छा और रेलिवेंट प्रश्न है आपका। इसके माध्यम से अनेकों लोगों को जानकारी भी मिलेगी जो लोग मुकदमा में परेशान हैं, अन्य मुकदमा में भी। तो ये जान लीजिए पुलिस के पास शक्ति होती है कि जैसे वारंट पहले एफआईआर होने के बाद वारंट निकालते हैं और वारंट पे यदि वह व्यक्ति उपस्थित नहीं होता है, पुलिस के गिरफ्त में नहीं आता है तो पुलिस एक आवेदन लगाती है कि हाँ मेरे से बस की बात नहीं है, बहुत कहीं छुप गया है, मिल नहीं रहा है, भाग गया, देश छोड़कर कहाँ है। तो ऐसे परिस्थिति में उनको उनके खिलाफ जो है सो बोलता है कि उनको फरार घोषित कर दिया जाए। और फरार घोषित करने का जो आवेदन होता है वो 82 के लिए दिया जाता है सीआरपीसी की धारा। तो किसी व्यक्ति को फरार ऐसे नहीं कह सकते कि वो फरार है जब तक कि न्यायालय से वो डिक्लेयर न हो जाए। तो 30 दिन का जो है सो उनको एक मौका दिया जाता है। सही उनके घर के आसपास चिपका दिया जाता है या जो वाइटल प्लेस होता है, प्रमुख जगह जहाँ पर पब्लिक आना जाना, जैसे बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, पेपर, मीडिया, कि भाई 30 दिन के अंदर आप उपस्थित हो जाइए। यदि वो वहाँ उपस्थित नहीं होते हैं तो उसके बाद उसको डिक्लेयर कर देता है ऑब्सकेंडर माने फरार। फरार का देने का इम्पैक्ट ये होता है कि अभी वो उसमें शक्ति होती है केवल जो संबंधित थाना है या आईओ है उनकी टीम ही उनको अरेस्ट कर सकती है। लेकिन फरार व्यक्ति के संदर्भ में कोई भी व्यक्ति उसको गिरफ्तार कर सकता है। बोलचाल में समझिए कि ट्रैफिक पुलिस को भी यदि लगेगा कि ये अभी फरार चल रहा है तो उसको खबर करके आम उसको आदमी भी बता सकता है? आम आदमी भी गिरफ्तार करके उसको रख सकता है। तो वो सारी शक्तियाँ मिल जाती है। तो फरार हो जाने से बेल के टाइम में भी इम्प्रेशन में भी खराब होता है। तो वो एक कड़ी है। दूसरी बात कुर्की जब्ती का है कि यदि वो व्यक्ति फरार हो गया, नहीं मिल रहा है तो तो उसके खिलाफ 83 के तहत कुर्की जब्ती, जिसमें सारे घर के सामान लिए जाते हैं। घर उर को भी तोड़ने की जो प्रक्रिया आप देखते हैं तो वही सब उसी का एक पार्ट होता है कि उसको तो पूरी तरह से इतना विध्वंस कर दो कि वो कि उसको कहीं ठिकाना नहीं रहे तो डर से वो उपस्थित हो जाए।
तो वो होता है। तो ये चरणबद्ध होते हैं, पहले वारंट निकलेगा, वारंट के बाद 82 होगा, 82 के बाद 83, ये समान्यता। लेकिन यदि वो व्यक्ति के बारे में पुलिस ये अवगत करा देती है माननीय न्यायालय में कि आप ऐसे परिस्थिति में कि ये 82 का निर्गत हो गया है, लेकिन ये संपत्ति को बेच रहे हैं, डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, तो ऐसे परिस्थिति में दोनों की प्रक्रियाएं साथ साथ चलाने की अनुमति न्यायालय दे देती कि ठीक है, 82 यानी फरार भी घोषित करने की सूचना दीजिए, साथ में आपको लग रहा है कि जमीन बेच के भाग जाएगा तो आप 83 भी साथ में कर दीजिए। तो ये भी, लेकिन रेयरेस्ट सिचुएशन के केस में क्या आता है, सामान्यतः जो जघन्य अपराध का है, जिसमें फांसी की सजा है, जिसमें आजीवन कारावास है, उस समय इतनी जल्दी ये सब चीज़ होती है। लेकिन इनके ऊपर जो आरोप है उसमें अधिकतम सजा का वर्ष 7 वर्ष का प्रावधान है। तो ऐसे परिस्थिति में इतनी जल्दी पुलिस को नहीं करना चाहिए था, ये बात हमारे दिमाग में भी चल रहा था। लेकिन पुलिस का जो अभी बयान है, इस बात को जस्टिफिकेशन बिहार पुलिस का यही है कि इनके ऊपर पुराने मामले में 83 निर्गत किया गया है। तो वो अब कोर्ट में देखा जाएगा रिकॉर्ड पर क्या बात है। नए मामले में ऐसा कुछ जल्दीबाजी नहीं हुआ है, पुराने मामले में हुआ है। ऐसा पुलिस के बयान के मुताबिक हो रहा है। तो अब देखना होगा कि पुलिस अपने बयान में कितनी सत्यता है, क्या है। नहीं तो न्यायालय में जब हम लोग, चूंकि इस केस में मैं बहुत सारे पत्रकार का केस देख रहा हूँ, इसीलिए बहुत बारीकी से मैं अवलोकन कर रहा हूँ। तो प्रक्रियात्मक जब एरर होगा तो उस चीज़ को हम लोग न्यायालय के समक्ष रखते हैं, उस बात को देखते हैं।